आज बात होगी डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे लोकल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या इम्पैक्ट है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का क्या ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म अर्बनाइजेशन का क्या रिजल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 4th एपिसोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी एंड इकोनॉमी। Hi everyone, welcome to the 4th and final episode of विकास, विरासत एंड वाराणसी। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या और मैं हूं उमंग। हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं बनारस की हेरिटेज और टूरिज्म के बारे में और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने बनारस के विरासत को संभाल के रखा है। और आज हम बात करेंगे एक और पहलू की, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट से लोकल इकोनॉमी, जॉब्स और अर्बन फ्यूचर शेप हो रहा है। आज बात होगी डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे लोकल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या इम्पैक्ट है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का क्या ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म अर्बनाइजेशन का क्या रिजल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 4th एपिसोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी एंड इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं लोकल इकोनॉमी की और जमीन से जुड़ी समस्याओं का हल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत वाराणसी में नए फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स और एक्सप्रेसवे बने हैं, जैसे रिंग रोड फेज 1 और 2, और साथ ही वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के आसपास का रोड नेटवर्क और स्मार्ट रोड्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? ट्रैफिक कम हुआ है, लोकल लोगों का डेली ट्रैवल टाइम और फ्यूल खर्च कम हुआ है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, लोग आसानी से स्कूल, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स और मंदिर जा पा रहे हैं, फुटफॉल बढ़ा है, छोटे वेंडर्स, किराना दुकानदार और टी स्टॉल्स के बिजनेस भी ग्रो हुए हैं। यस दिव्या, तो जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं तो साथ ही छोटे और मिड लेवल वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। स्किल्ड आर्टिसंस, स्किल्ड वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे मजदूर, पेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, सोलर रूफटॉप वर्कर्स, साथ ही जो लोकल मटेरियल सप्लायर्स होते हैं जैसे कि ब्रिक सप्लायर, सीमेंट, जो टूल सप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह, तो इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं और रोजगार बढ़ता है। इससे रोजगार बढ़ा, कंस्ट्रक्शन फेज में भी हजारों लोगों को टेम्पररी और परमानेंट जॉब्स मिले, स्किल ट्रेनिंग हुई, वर्कर्स को नए मशीन्स और सेफ्टी टूल्स को यूज करने की ट्रेनिंग दी गई। जी, और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक ही सीमित नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन जॉब्स एंड सर्विस को बूस्ट करने के अलावा बाकी और भी काम करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यू और रेंटल इनकम भी लोगों का काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जब होता है किसी शहर का तो आप जानते हैं वहाँ के प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूएशन और रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बनारस में घर खरीदना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल, यस। जहाँ नए फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज और घाट डेवलप हुए, वहाँ आसपास की प्रॉपर्टी रेट्स भी तेजी से बढ़े। पहले जहां रेट 6,000 to 7,000 स्क्वायर फुट था, वहां अब 13,000 से 15,000 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया है। ये रियल एस्टेट वैल्यू अप्रिसिएशन लोकल लोगों के लिए एक एसेट वेल्थ क्रिएशन का जरिया बन गया है। तो दिव्या, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जैसे गंगा घाट्स का ब्यूटिफिकेशन का पूरा काम है, नमामि गंगे के अंतर्गत क्लीनिंग ड्राइव्स हैं। इस वजह से जो हमारे आदरणीय पंडित हैं, वहाँ के सारे फूल बेचने वाले हैं, पूजा सामग्री के दुकानदार हैं, जो लोकल आर्टिसंस हैं, बोटमैन हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, इन सबके रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो इम्प्रूव्ड सैनिटेशन है, जो इम्प्रूव्ड एस्थेटिक्स हैं, उस वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और जो कॉरिडोर में बनाए गए शॉप्स हैं और स्टॉल्स जो लगे हैं, जो लोकल आर्टिसंस को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, उस वजह से फुटफॉल टूरिस्ट का उसमें 45,000 to 60,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही प्रसाद की जो दुकानें हैं, जो वहाँ के चप्पलों की दुकानें हैं, जो लॉकर्स वहाँ यूज़ होते हैं फॉर द टूरिस्ट हु गो टू द टेम्पल्स, लॉकर फैसिलिटीज़, साथ ही वाटर बॉटल वेंडर से छोटे व्यापारियों की भी रोजगार में बढ़ोतरी हुई है।
सबका व्यापार बढ़ने लगा है। वाओ, तो लोकल इज रियली गोइंग ग्लोबल इन बनारस। हैंडलूम क्लस्टर और बनारसी साड़ी वीवर कॉलोनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ वीवर को डायरेक्ट बायर से मिलने के लिए इलेक्ट्रिक लूम्स, सोलर पावर्स और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की वजह से काफी काम एफिशिएंट हुआ है। वीवर की डेली इनकम 20 to 25% बढ़ गई है। आर्टिजन्स के लिए गवर्नमेंट ने एग्जीबिशन स्पेसेस और ई कॉमर्स लिंकेजेस को भी स्टार्ट किया है। जी, और पूर्वांचल जो इलाका है, पूर्वांचल रीजन, वहाँ 48 प्रोजेक्ट्स ने 48 प्रोजेक्ट्स ने 3500 लोगों को जॉब दिया। अगले 48 इंडस्ट्रियल यूनिट्स से 12,000 तक की नौकरियां बढ़ने वाली हैं। 12,000 प्लस रोजगार लोगों को मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, साइट इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, मटेरियल ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स, मशीन ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, पेंटर्स, यानी कि लोकल लेबर फोर्स, इन सबको कोई ना कोई प्रकार का जॉब मिला है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज तो एम्प्लॉयमेंट में मिली है, साथ ही साथ सरकार और कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने मिलकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए हैं, जो लोगों को मॉडर्न टूल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की ट्रेनिंग देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास पूजा सामग्री वेंडर्स को हाइजीन और टूरिस्ट इंटरैक्शन पे शॉर्ट कोर्सेज दिए गए हैं। इमेजिन। यस। इससे लोकल लोगों का प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव हुआ है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ी। एक रेगुलर वेंडर भी आज अच्छा खासा कमा लेता है। और जिस तरह हमने बात की थी बनारसी साड़ी के बारे में, और जो वर्ल्ड फेमस बनारसी हैंडलूम और वीविंग का जो एक छोटा इंडस्ट्रियल पूरा जो काम था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ में डेवलप कर उसे एक नई लाइफ दी गई है। तो वीवर सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां डिजिटल ट्रेनिंग और कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के ज़रिए लोगों को कोर्सेज दिए जा रहे हैं, और साथ ही डिज़ाइन इनोवेशन और कलर ट्रेंड्स पे भी काफ़ी वर्कशॉप्स हो रहे हैं इन वीविंग सेंटर्स में। दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब यंगर जनरेशन भी वीविंग सेक्टर में इंटरेस्ट ले रही है। बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच रहे हैं, थैंक्स टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोज। तो जब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्यों पीछे रहे? वाराणसी के टूरिज्म बूस्ट के साथ साथ होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी ग्रोथ देखने मिला है। काफ़ी सारे प्रीमियम होटल्स ओपन हो गए हैं, साथ ही लोकल होम स्टेज और एयरबीएनबी के प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ गई हैं, और जो सपोर्ट स्टाफ होता है जैसे वेटर्स, फ्रंट डेस्क स्टाफ, क्लीनिंग क्रू, गाइड्स, इन सब के भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बनारस का होटल इंडस्ट्री रेवेन्यू 500 से 700 करोड़ से 2000 करोड़ हो गया है। नाउ दैट इज रियली डेवलपमेंट। 10 से 20% रूम रेंट इंक्रीज हुआ है। बोट क्रूजेस, हेरिटेज वॉक्स और होम स्टेज सबकी ग्रोथ हुई है। इन सबके डेवलपमेंट के दौरान वाराणसी में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल भी बढ़ा है। घाट मेंटेनेंस, टूरिज्म कियोस्क्स, सूवेनियर शॉप्स विमेन लेड ग्रुप्स मैनेज कर रहे हैं। स्टिचिंग, दिया मेकिंग, पैकेजिंग, फूड स्टॉल्स जैसे माइक्रो वेंचर्स चल रहे हैं। ये काम उन्हें घर के पास ही अर्निंग का जरिया देते हैं और उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी बढ़ावा देती है। महिला सशक्तिकरण तो बहुत ही केंद्र बिंदु वाली बात है, और इस वजह से टूरिज्म काफ़ी बढ़ा है। और इन सारी बातों को अगर साथ में जोड़ा जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वाराणसी में टूरिज्म इज बिकमिंग टॉप नॉच। 2023 में 8.94 करोड़ विजिटर्स थे। वाओ। 2024 में 11 करोड़ हो गए। सो दिस इंक्लूड्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन ग्रोथ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद टेम्पल फुटफॉल 2021 में 0.69 करोड़ से जंप करके 13 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब 20x ग्रोथ। यस, और दिव्या, ये सारा ग्रोथ तो हमें रियल टाइम में दिख रहा है, सामने दिख रहा है, लेकिन अब बात हम करते हैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की, कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि वाराणसी में काफ़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे और भी बहुत सारे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे रोपवे, रिवर पोर्ट, मेट्रो प्लान्स भी वहाँ बन रहे हैं। मालविया ब्रिज रीडेवलपमेंट 2642 करोड़ का प्रोजेक्ट है, डबल डेक रेल प्लस रोड। और हाँ, वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलपमेंट सिस्टमैटिकली होता जा रहा है, जैसे स्मार्ट रोड्स विद अंडरग्राउंड वायरिंग, फुटपाथ्स, प्रॉपर ड्रेनेज,
डेडिकेटेड बेंडिंग जोन्स फॉर हॉकर्स टू अवॉइड स्ट्रीट केओस। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि जो छोटे गलियां होती हैं, जो छोटी गलियां होती हैं शहरों में, वहाँ पे खोमचे वाले, कुछ बेचने वाले, उन वजह से काफ़ी ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे डेडिकेटेड जोन्स भी बन गए हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जिसमें रोड, रेल, रिवर ट्रांसपोर्ट ये सब शामिल हैं। साथ ही जैसे पहले हमने बताया था कि पब्लिक वाईफाई जोन्स, ई टॉयलेट्स और स्मार्ट साइनेज। वाराणसी का रोपवे प्रोजेक्ट, जो इंडिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, इज अ गेम चेंजर। रियली उमंग, 3.8 किलोमीटर्स रूट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कैंट स्टेशन तक। ट्रैवल टाइम 45 मिनट से घटकर 15 मिनट। इसमें 96 कैबिन्स होंगे विथ 10 पैसेंजर्स ऑन ईच। वही, और दिव्या ये ज़रूर एक बात है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कोर सिटी एरिया को डेवलपमेंट के फोकस में नहीं रख रही है, साथ साथ जो पेरिफेरल टाउन्स है, जो बनारस के आसपास के जो शहर हैं, छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, उन्हें भी डेवलप किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क्स बहुत सारे बन रहे हैं, तो और इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करने के इस पूरे सिलसिले में हेल्थ सेंटर्स बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, और लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी इन आउटर एरियाज में डेवलप किए जा रहे हैं पूरे। इससे डिस्ट्रीब्यूटेड अर्बनाइजेशन हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोड है वो इवनली स्प्रेड हो रहा है। और दिव्या, जो एक इम्पॉर्टेंट यातायात ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट की हमने बात की, जो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जो 710 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, 6 लेन हाईवे बनने वाला है, जो 2027 तक ऑपरेशन हो जाएगा। जो बनारस से कोलकाता का 14 से 15 घंटे तक का जो सफ़र होता था, वो घटकर 10 से 11 घंटे का हो जाएगा। और साथ ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें कन्वीनियंस तो दे रहे हैं, साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ भी प्रदान कर रहे हैं बनारस को, इसके नागरिकों को। एग्रीकल्चरल बायर लिंकेजेस, यानी कि जिसे हम कोल्ड स्टोरेजेस कहते हैं, साथ ही मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़, ट्रॉमा सेंटर्स काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आसपास के इलाकों में। इनके थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। काफी इनक्रेडिबल बात है। बेसिकली वाराणसी एक मॉडल बन रहा है हेरिटेज और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का, जो फ्यूचर इंडिया के टियर 2 सिटीज के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, जॉब्स, टूरिज्म, ये सब बूम हो रहे हैं। ये सिर्फ रोड्स या फ्लाईओवर्स का नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। आर्टिजन से लेके टेक ट्रेन वर्कफोर्स तक, होमस्टे से ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक। वाराणसी सिर्फ घाट और मंदिर का शहर नहीं रहा, अब ये 21वीं सदी का एक प्लान्ड, स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बन चुका है। हेरिटेज को संभालते हुए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, नए जॉब्स मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, लोगों की जिंदगियां आसान हो रही है। एब्सोल्युटली। अगर हर शहर वाराणसी की तरह अपना डेवलपमेंट मॉडल प्लान करे तो भारत का अर्बन फ्यूचर एकदम राइट है। एकदम राइट है। आपका क्या मानना है? टेल अस योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो। और जाने से पहले आज का हमारा क्विक क्विज क्वेश्चन है, वाराणसी का रोपवे प्रोजेक्ट, जो इंडिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये था हमारा 4th एंड फाइनल एपिसोड ऑफ विकास, विरासत और वाराणसी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही प्रगतिशील भारत की कहानियां लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।